आपके बॉडी से वाटर लॉस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है सर। पानी तो अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है किडनी पे, सब बाहर निकल रहा है, बहुत पेशाब कर रहा है, यूरिन 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 हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि हेक्सोकाइनेस को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है जल्दी जल्दी ग्लूकोज को, जल्दी जल्दी ग्लूकोज को खत्म करो, एनर्जी बनाओ, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करो यानी ग्लूकोज को यूटिलाइज करो, खत्म करो ग्लूकोज को, बढ़ गया ग्लूकोज, ग्लूकोज बढ़ गया है, कम करो कम करो कम करो, इस्तेमाल करो ग्लूकोज को। फिर सेकंड अल्फा होता है सर ऐसे, ये होता है अल्फा। सर बीटा कैसे होता है, सर होता है ये बीटा। सो टाइप 1 डायबिटीज इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस यानी IDDM IDDM। तो क्या हालचाल, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कंप्लीट पैंक्रियाज ग्लैंड। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट पैंक्रियाज ग्लैंड। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने कंप्लीट एड्रेनल ग्लैंड पढ़ चुके थे। लास्ट लेक्चर पे कंप्लीट एड्रेनल ग्लैंड हो चुका था बहुत अच्छे तरीके से। आज हम लोग किसको कंप्लीट करेंगे सर, आज कंप्लीट करने वाले हैं पैंक्रियाज ग्लैंड। यानी कि आज हम लोग समझेंगे कि डायबिटीज़ के बारे में और डायबिटीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, कैसे बचे। वैसे बचेगा तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हम बता देंगे कि कैसे बचे। सबसे पहले बात करेंगे, पहले फोटो देख लीजिए कहाँ पर पैंक्रियास होता है। लोकेशन के बारे में बात करना ज़रूरी है, ठीक है। और जिन बच्चे को ये अजीब सा लग रहा है कि मैंने ये पैंक्रियास से क्यों स्टार्ट किया, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये लेक्चर नंबर शायद 5th था इस चैप्टर का। इस लेक्चर से पहले मैंने टोटल 4 लेक्चर अपलोड किया। कितना, 4 लेक्चर। उन चारों लेक्चर पर मैं बेसिक से सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आया हूँ और इस चैप्टर पे हम कंप्लीट करेंगे पैंक्रियास ग्लैंड। अच्छा, पैंक्रियास ग्लैंड कहाँ होता है सर, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला लंग्स है सर, ये लंग्स है, ये रहा सर लंग्स है सर। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला ध्यान से देखना है, ठीक है, अभी मार्क करते हैं सर। आप जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है ये आपका है स्टमक सर, ये स्टमक है ना सर। स्टमक के नीचे देखिए सर, यहाँ पर एक सा पार्ट है ना, इसी को कहते हैं पैंक्रियास। इसी को क्या कहते हैं, पैंक्रियास। तो लोकेशन पता चल गया आपको, या ध्यान से देखते हैं, लोकेशन हम लिख के रखे अंग्रेजी में, ध्यान से देखना, ठीक है। पैंक्रियास इज सिचुएटेड, सिचुएटेड मतलब कहां पर है, पैंक्रियास इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। अभी फोटो पे आप ध्यान से जब देखिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि स्टमक के नीचे, स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है, पैंक्रियास होता है। तो यहाँ पर भी वही लिखा है, साफ साफ वही लिखा है, पैंक्रियास इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक। पैंक्रियास जो है वो सिचुएटेड है बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे क्या है वो सिचुएटेड है, कनेक्टेड विद द ड्यूडेनम, कनेक्टेड विद द ड्यूडेनम। अब किन्हीं बच्चे को समझ में नहीं आएगा ड्यूडेनम क्या है सर, ड्यूडेनम क्या है सर, ये ड्यूडेनम क्या है सर, तो उनको मैं बता दूं, यहाँ ध्यान से देखिएगा सर। हम लोगों के बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन भी है, मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ जाइएगा। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कुछ ज्यादा खराब हो गया, एक सेकेंड, एक होता है एक सेकेंड इंटेस्टाइन, ठीक है, और दूसरा होता है सर लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे बच्चे को पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन किसे कहते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन किसे कहते हैं। सर इंटेस्टाइन अतड़ी अतड़ी है ना, एक छोटा वाला अतड़ी होता है, एक बड़ा वाला अतड़ी होता है। तो सर लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है क्या सर, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है सर वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना। लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग डिवाइड किए हैं पार्ट्स में, तो उनमें से एक पार्ट क्या है सर, ड्यूडेनम है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आपको पता स्टमक के नीचे क्या होगा, स्टमक के बाद क्या निकलता है सर, इंटेस्टाइन निकलता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के पास होता है, देखिए यहाँ लिखा है पैंक्रियास इज सिचुएटेड। एक बार साफ कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया है, थोड़ा सा साइज बड़ा करने दीजिए। पैंक्रियास इज सिचुएटेड बिलो द स्टमक कनेक्टेड विद द ड्यूडेनम। आई होप आपको लोकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। ड्यूडेनम क्या है सर, एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, साफ साफ लिखा कनेक्टेड विद द ड्यूडेनम। सर इसका मतलब जो पैंक्रियास है वो स्टमक के नीचे है और ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड विद ड्यूडेनम। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2 फोटो और लिख रहे हैं, ये देखिए किडनी के बगल पे होता है यहाँ पर, और यहाँ पीछे ऊपर पे ऐसा स्टमक होता है, ऐसा कुछ टाइप का स्टमक होता है, इस फोटो पे है यहाँ पर देखिए, है ना। अब फटाफट बात कर लेते हैं सर। जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ रहे थे तो वहां पर आपको हम पढ़ाए थे कि जो मिक्स ग्लैंड होता है, सर ये मिक्स ग्लैंड क्या है सर, मिक्स ग्लैंड देखो, टाइप्स ऑफ ग्लैंड के बारे में अगर से बात करें कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के ग्लैंड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डक्ट, तो इसको मैंने डिटेल पे फर्स्ट लेक्चर पे कवर किया है कि टाइप्स ऑफ ग्लैंड कितने होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड, उनके क्या क्या एग्जांपल्स है, कौन कौन सा ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन कौन सा ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन है, और कौन कौन सा ग्लैंड जो है वो मिक्स ग्लैंड है। तो मैंने वहां पर याद भी करवा चुका था कि जो पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, जो पैनक्रियाज है वो मिक्स है, और मिक्स मतलब होता है वो एंडोक्राइन की तरह भी काम करेगा और वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करेगा। अब जो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर देखें, कंटिन्यू करके आए, ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आए। क्लियर। तो मिक्स ग्लैंड होता है सर वो एक्सोक्राइन की तरह भी काम कर सकता है और एंडोक्राइन की तरह भी काम कर सकता है। क्लियर। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन यहाँ साफ साफ लिखे, ये रहा पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड है। अच्छा रेड से ना बहुत ही बच्चों को प्रॉब्लम होता है, काम करते, कलर चेंज करते हैं,
एक काम करते हैं, ये लो करते हैं, ये लो दिखेगा, नहीं ये नहीं दिख रहा, रुके चेंज करते हैं, पर्पल, हाँ ये दिखना चाहिए, ये ब्लू है, हाँ ये ठीक है। तो सर एक काम करते हैं, यहाँ मैंने साफ साफ लिखा है, इरेज कर लेने दीजिए, इरेज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। सर जो पैनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड है, ये सर मिक्स ग्लैंड है, और मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है एक्सोक्राइन, मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है सर, एक्सोक्राइन पार्ट भी होगा और उसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होगा सर, उसमें डक भी होगा और डकलेस भी, दोनों की तरह वो काम करेगा। अब आगे चलते हैं सर, पैनक्रियाज को टोटल ना 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सर एड्रिनल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक एड्रिनल मेड्यूला और दूसरा एड्रिनल कॉर्टेक्स, वैसे ही पैनक्रियाज भी 2 हिस्से में डिवाइड है, एक एक्सोक्राइन पार्ट है और एक एंडोक्राइन पार्ट है। तो सर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या करता है ना, वो बना किससे, वो जान लेते हैं सर। एक्सोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियाज का वो किससे बना, इट इज मेड बाय क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर मतलब गुच्छा, क्लस्टर मतलब गुच्छा। सर सेल तो बहुत छोटा होता है सर, एक अकेला सेल से कैसे बन जाएगा पैनक्रियाज, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, एक अकेला सेल से क्या पैनक्रियाज बन सकता है, नहीं सर नहीं बन सकता है, इसीलिए क्लस्टर ऑफ सेल है ना, गुच्छा ऑफ सेल, इट इज मेड बाय द क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एक्टिनी। अब उस क्लस्टर ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, जो कि एक्सोक्राइन पार्ट बना रहा है, याद रखना है पूरा पैनक्रियाज नहीं, जो एक्सोक्राइन पार्ट बना रहा है, जो पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट बना रहा है उसे कहते हैं एक्नी, यानी क्लस्टर ऑफ सेल जो एक्सोक्राइन पार्ट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्नी। वेरी गुड। अब बात करते हैं, अच्छा एक चीज और जान लेते हैं इसके बारे में ना, आपके क्लास के हिसाब से और आपके सिलेबस के हिसाब से इसके बारे में और कुछ नहीं दिया, इसके बारे में और कुछ नहीं दिया, जो है बस यही पढ़ना है कि वो किससे मिलकर बना है, वो क्लस्टर ऑफ सेल से मिलकर बना है जिसे एक्ने कहते हैं। डिटेल पे जो पढ़ना है वो एंडोक्राइन पार्ट, हमें पैनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट को डिटेल पे पढ़ना है, क्लियर। एंडोक्राइन पार्ट किससे बना है वो देख लेते हैं सर, इट इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, इट इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये दिमाग में एकदम बैठा लेना है, ये एकदम दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि जब भी हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, आपके दिमाग में फौरन ये आना चाहिए कि सर एंडोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियाज का वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बनता है, क्लियर, डन, याद कर लेना है, ठीक है, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मेरे साथ याद कीजिए, इट इज मेड बाय द, अच्छा हिंदी में याद करते हैं, एंडोक्राइन पार्ट जो है पैनक्रियाज का वो किससे मिलकर बनता है सर, वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बनता है। अब सुनने में किसी को टफ लग रहा है सर, ये टफ है सर कैसे याद करेंगे सर, नहीं समझ में आ रहा है, कीजिए कोशिश कीजिए, हो जाएगा। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, क्लियर। अब दूसरा क्या है, मैक्सिमम आइसोलेट्स आर क्लस्टर्ड इनटू द इन द टेल रीजन ऑफ पैनक्रियाज। अब सर ये क्या है, टेल रीजन ऑफ पैनक्रियाज से टेल कहां से आ गया सर, टेल मतलब दुम होता है सर, पैनक्रियाज में दुम कब से आ गया सर, अच्छा बताते हैं, ध्यान से, रिलैक्स रिलैक्स, आराम से बताते हैं। इट इज मेड बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा बोल रहा है कि मैक्सिमम सेल जो है, मैक्सिमम आइसोलेट्स यानी कि मैक्सिमम वो सेल जो कि एंडोक्राइन पार्ट बनाता है यानी कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, वो कहां पाया जाता है, तो वो बोल रहा है कि मैक्सिमम आइसोलेट्स क्लस्टर्ड यानी गुच्छा, उनका गुच्छा कहां पाया जाता है, इन द टेल रीजन ऑफ पैनक्रियाज। सर ये टेल रीजन क्या होता है, अभी ऊपर वाले में ये डायग्राम को ध्यान से देखना है, अब मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए, ये ऐसे होते हुए यहाँ पतला हो गया, तो ये दुम की तरह लग रहा है, हाँ सर ये तो टेल की तरह लग रहा है, किसकी तरह लग रहा है सर, सर ये तो टेल की तरह लग रहा है, इरेज कर लेते हैं इसको एक सेकेंड, सर ये तो एक सेकेंड सर ये तो टेल की तरह लग रहा है, हाँ सर लग रहा है। तो वही तो बोल रहा है कि जो टेल रीजन है ना, टेल रीजन, यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो टेल रीजन है, ये टेल रीजन यहाँ पर मैक्सिमम आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस देखने के लिए मिलता है, बस यही कह रहा था। थर्ड पॉइंट क्या है, दे प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सोक्राइन पार्ट, क्या बोल रहा है कि दे प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सोक्राइन सेल ऑफ पैनक्रियाज। मान लीजिए ये पैनक्रियाज है, हाँ सर ये पैनक्रियाज है, मान लिए ये बीच में एक्सोक्राइन पार्ट है, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, इसको इरेज करने दीजिए। दे प्रेजेंट इन बिटवीन, सर बिटवीन मतलब क्या होता है, बीच में, ठीक है, इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन द एक्सोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन सेल ऑफ पैनक्रियाज। तो यहाँ पर एक हम नहीं बनाते, यहाँ पर बना हुआ डायग्राम पहले से, ये देखिए यहाँ पर भी ये एक्सोक्राइन पार्ट है ना सर, ये डक्ट है इसीलिए क्या एक्सोक्राइन पार्ट है, पैनक्रियाज का ये एक्सोक्राइन पार्ट है। कलर चेंज करते रुकिए एक सेकंड, पहले इरेज करते हैं पूरा, अब कलर चेंज करते हैं फटाक से, एक सेकंड, एक आ जाते हैं ऑरेंज पे, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट सर ये डक्ट है सर, तो इसका मतलब ये क्या है एक्सोक्राइन पार्ट है, और दूसरा ब्लू से दिखाते हैं एक सेकंड। और सर जो आप ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये बाहर वाला पार्ट सर ये क्या है एंडोक्राइन पार्ट है। तो आप देख रहे हैं इन बिटवीन है, एक्सोक्राइन का ये क्या है, ये एक्सोक्राइन का क्या है, इन बिटवीन है। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पर है, इन बिटवीन द एक्सोक्राइन सेल्स, ये एक्सोक्राइन सेल्स यानी एक्नी है, ये क्या है एक्नी है, क्लियर। थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया आई होप आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर 3 टाइप्स। हाँ
सर अभी पढ़े कि पैनक्रियास जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। सर आप मुझे बताएं कि एक्सोक्राइन मिलकर बनता है किससे, एक्नी से, क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एक्नी। सर आप फिर मुझे ये बताएं कि हमें एक्सोक्राइन सेल को डिटेल सॉरी एक्सोक्राइन पार्ट को डिटेल पे नहीं पढ़ना है, आप बताएं सर हम लोगों को एंडोक्राइन पार्ट डिटेल पे पढ़ना है। फिर आप बताएं कि सर वो किससे मिलकर बनता है, यानी एंडोक्राइन पार्ट किससे मिलकर बनता है, तो आप बताएं सर वो क्लस्टर ऑफ सेल आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बनता है। फिर आप बताएं कि वो टेल रीजन पे ज्यादा होता है। फिर आप बताएं इन बिटवीन एक्सोक्राइन पार्ट होता है। फिर आप बता रहे हैं कि आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस टोटल 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड हुआ है, यानी कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसको कॉमनली हम लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये सारा आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, उसको भी 3 भाग में बांटा गया। अब नाम क्या क्या देख लीजिए, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा डेल्टा। अब इसका सिंबल मैं बना देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लिखने में भूल गया हूं मैं। अल्फा होता है सर ऐसे, ये होता है अल्फा। सर बीटा कैसे होता है, सर होता है ये बीटा, ये सिंबल है ना, लिखना ना पड़े इसीलिए सिंबल से डोनेट कर देते हैं। और सर डेल्टा कैसे होता है, सर डेल्टा ऐसे होता है, ये होता है डेल्टा। क्लियर। तो सर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टोटल 3 पार्ट में डिवाइड है, पहला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा डेल्टा। सर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ये पहला वाला को डिटेल में पढ़ेंगे और दूसरे वाले को डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा वाला हमारे सिलेबस में ज्यादा नहीं है, लेकिन नाम याद रखना है, बुक पे लिखा हुआ ये नाम, ठीक है, नाम तो याद रखना है कि 3 पार्ट में डिवाइड है। नेक्स्ट, अब आते हैं हार्मोन सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन पैनक्रियास। अब सर कौन कौन सा हार्मोन जो है एंडोक्राइन से रिलीज होता है। सर एक्सोक्राइन क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, अरे अभी तो बताया थोड़ी देर पहले कि हमें एक्सोक्राइन पार्ट नहीं पढ़ना है, हमें डिटेल पे एंडोक्राइन पार्ट पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें जानना है, अब हमें क्या जानना है कि हार्मोन जो है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है एंडोक्राइन पार्ट से, कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है एंडोक्राइन पार्ट से, ठीक है, एंडोक्राइन पैनक्रियास। अच्छा याद रखना है दो मेन हार्मोन जो कि एंडोक्राइन पैनक्रियास से रिलीज होता है, उसका नाम है पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। सर ये तो सुना हुआ है सर, ये तो डेली लाइफ में बहुत सुनते आते हैं, सर डायबिटीज हो गया, इंसुलिन ले रहा है, ये पेशेंट को डायबिटीज है, इसको इंसुलिन देना पड़ेगा, इंसुलिन इंसुलिन इंसुलिन। सर इंसुलिन तो बहुत सुनते हैं, सर ये ग्लूकागॉन बहुत कम सुने, कि कोई बच्चों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इंसुलिन तो सबको मालूम रहता है कि हाँ सर इंसुलिन। तो बस अब ये जान चुके हैं आप कि एंडोक्राइन पैनक्रियास से निकलता है। क्या पूरा पैनक्रियास इंसुलिन निकालता है, नहीं, पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकागॉन निकलता है, टू मेन हार्मोन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दो निकलता है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है मेन हार्मोन नहीं है, इसके अलावा भी कुछ ना कुछ निकलता होगा, लेकिन वो बहुत माइन्यूट अमाउंट पे निकलता होगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू मेन हार्मोन सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास आर इंसुलिन और ग्लूकागॉन। क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। सर इंसुलिन कहां से निकलता है, सर ये बेवकूफी वाला बात हो गया, बोला साइट ऑफ सिक्रेशन। सर अभी जस्ट पढ़े कि एंडोक्राइन पार्ट से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, हाँ इसलिए हमने ये लिखे थे क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंसुलिन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रेड से मार्क करते हैं, एक सेकंड, इसको एक सेकंड रुक जाइए, इसको क्या करते हैं ना, कुछ दूसरे कलर से मार्क करते हैं, बैंगनी से करते हैं। ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मिट गया मिट गया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब कोई बच्चे का दिमाग खराब होता है, सर प्रोटीन क्या है, सर प्रोटीन बताइए, सर प्रोटीन, सर ये तो सुनते सर जिम में प्रोटीन चाहिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन सर एक्चुअली प्रोटीन क्या होता है ना, बायो के हिसाब से प्रोटीन क्या होता है, तो वो मैंने सेकंड लेक्चर पे या फिर फर्स्ट लेक्चर पे डिस्कस कर चुका हूँ। तो आपको अब मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, यहाँ भी टाइम जाएगा, वहाँ भी बता चुका हूँ, तो दोनों टाइम जाएगा, इससे अच्छा कि आप वहाँ जाकर देख लें, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, और वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल पे समझाया। तो इंसुलिन जो है उसका नेचर कैसा है, सर वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। सर वो कैसा हार्मोन है, सर वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। सर वो कैसा हार्मोन है, सर वो प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। अच्छे से मार्क करते हैं ना, ये मार्क नहीं हो रहा अच्छे से। अब ये क्या है, हाँ अब ठीक है। सिक्रेटेड फ्रॉम बीटा सेल, सर ये तो मालूम है कि एंडोक्राइन पार्ट जो है वो किससे मिलकर बना है, सर वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से मिलकर बना है। सर ये भी मालूम है कि आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस 3 पार्ट में डिवाइड है, अल्फा बीटा डेल्टा, लेकिन सर इंसुलिन इन तीनों में से किससे निकलता है, सर बीटा से निकलता है। और ये तो उससे भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा कि बताओ कि इंसुलिन एंडोक्राइन पैनक्रियाज में कौन सा सेल से निकलता है, ऑप्शन दे देगा अल्फा बीटा डेल्टा गामा ऐसे करके दे देगा, तो आपको सेलेक्ट करना है बीटा। क्या सेलेक्ट करना है, बीटा। बीटा सेल से यानी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में जो बीटा सेल्स है उसमें से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है, ठीक है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब अभी हम लोग ना पता है इसके बाद क्या पढ़ने वाले थे, हम सोचे थे कि आपको पढ़ाएंगे, ये कहाँ गए, ये पार्ट, ये वाला पढ़ाएंगे, फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। मेरा दिल था ये पढ़ाने का आपको कि हम ना ये वाला कवर कर लेंगे, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि मुझे पहले ना डायबिटीज़ पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको ये फंक्शन अच्छे से समझ में आएगा। मैं तो पढ़ा कर चला जाऊंगा, फिर आपको समझ नहीं आएगा, तो फिर आपका मूड खराब हो जाएगा ना, इसीलिए मैं सोचा कि पहले डायबिटीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर ये कंटिन्यू करूँगा। तो चलिए पहले डायबिटीज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। डायबिटीज़ अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर दें,
अब हम लोग पढ़ने वाले क्या, डायबिटीज़। क्या पढ़ने वाले सर, डायबिटीज़ पढ़ने वाले। अब कलर चेंज करते हैं, इसको ऑरेंज पे लाते हैं। अब ठीक है, विजिबल नहीं है ज़्यादा ना, एक काम करते ब्लू पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, अब पढ़ने वाले डायबिटीज़ मेलेटस। बहुत गर्मी लग रहा है। अब पढ़ने वाले हैं डायबिटीज़ मेलेटस। इसको पढ़ने से पहले मेरे वर्बली आप अच्छे से समझ लीजिए क्या होता है डायबिटीज़ मेलेटस। डायबिटीज़ मेलेटस होने का कारण पता है क्या है? एक रुकिए, मेरे एक स्लाइड होगा जो मैंने खाली रखा था, उसमें मैं आपको लिख कर समझाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा रखा था ना, मैं यहाँ पर आपको लिख कर समझाता हूँ। सर जो ये वाला है ना डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़, सर डायबिटीज़ मेलेटस जो है ये पता कब होता है? जब हमारे बॉडी पे जो इंसुलिन है, इंसुलिन ध्यान से सुनना सर, हमारे बॉडी पे इंसुलिन है, इंसुलिन वो इंसुलिन अगरचे काम करना बंद कर दे, वो इंसुलिन अगरचे काम करना बंद कर दे। सर इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो बॉडी में पैनक्रियास है और पैनक्रियास के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और उसमें जो पार्ट डिवाइड हुआ बीटा सेल जिससे इंसुलिन निकलता है, इसका मतलब सर बीटा सेल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। बिल्कुल जनाब, बीटा सेल में गड़बड़ी हुआ होगा। अगर से बीटा सेल में गड़बड़ी होगा तो इंसुलिन में गड़बड़ी हो जाएगा। और रुक एक सेकेंड, और जो बॉडी पे ग्लूकोज लेवल है सर, ग्लूकोज याद आया कि क्यों हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज पेशेंट को आलू नहीं खाने के लिए, मीठा नहीं खाने के लिए, क्यों? उसमें शुगर होता है, और शुगर क्या है सर? ग्लूकोज है। तो अगर से बीटा सेल खराब हो जाएगा तो हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं निकलेगा, और सर अगर से इंसुलिन नहीं निकलेगा तो इसका मतलब हमारे बॉडी पे जो ग्लूकोज का लेवल होगा वो क्या होगा सर? वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन जो है वो तो यार हो गया बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पर लिखते हैं, वो क्या होगा? ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है ना, हमारे बॉडी में नेचुरली ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ग्लूकोज लेवल को ये अभी जानना है, ये हम लोग पढ़े नहीं है कि इंसुलिन क्या करता है। हम डायबिटीज समझाने के लिए आपको ये समझा रहे हैं कि इंसुलिन हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। क्या कर देता है? कम कर देता है। तो अगर से बीटा सेल खराब हुआ तो इंसुलिन नहीं निकलेगा, इसका मतलब इंसुलिन काम नहीं करेगा। इंसुलिन काम नहीं करेगा तो सर ग्लूकोज हमारे बॉडी पे क्या होगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, यही होने वाला है। और सर जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो जब इसी कंडीशन में कहते हैं कि बीटा सेल काम नहीं कर रहा है, इंसुलिन नहीं काम कर रहा है, बीटा सेल काम नहीं कर रहा तो इंसुलिन नहीं निकलेगा, और इंसुलिन नहीं निकलेगा तो बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारा तकलीफ होगा बॉडी पे। तो इसी को कहते हैं डायबिटीज मेलेटस। क्या कहते हैं? डायबिटीज मेलेटस। सर इसका मतलब ये होता है, गर्मी लग रहा है बहुत ज़्यादा सर, इसका मतलब ये होता है कि सर डायबिटीज़ मेलेटस में जो होगा वो ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर रहा है। हाँ बिल्कुल यही होता है। अब आते हैं, ओके ऊपर आने दीजिए, कौन सा साइड था? ये वाला था। हाँ ठीक है, काउस ये तो हम लोग पहले जान चुके हैं सर। हाइपोसिक्रेशन, सर हाइपो मतलब कम होता है और सिक्रेशन मतलब निकलना। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काउज डायबिटीज। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काउज डायबिटीज। सर अगर इंसुलिन कम निकलेगा इसका मतलब सर हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कम कर, ग्लूकोज का लेवल जो कम होता है वो भी कम होगा, है ना, यानी ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है सर? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। सर वो खुद ही कम निकल रहा है तो ग्लूकोज का लेवल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन काउज डायबिटीज मेलेटस ड्यू टू लेस सिक्रेशन और लैक ऑफ इंसुलिन, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज। ये तो पहले बता दिया, ठीक है। इंक्रीज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। अब हम लोग वो जो हम लोग समझे थे वो देसी भाषा में था, अब इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा साइंस की भाषा में। साइंस में क्या बोलते हैं? जब हमारे बॉडी पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना, डरना नहीं है, ये इजी है। साइंस की भाषा में जब हमारे बॉडी पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसे बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। सर हाइपर मतलब होता है ज्यादा। सर अभी आप बोले हाइपोसिक्रेशन, ये क्या बात हुआ? अरे हाइपोसिक्रेशन तो इंसुलिन का हो रहा है ना, जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इंक्रीज, क्योंकि इंसुलिन तो कम निकल रहा है ना, हाइपोसिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड पे बढ़ जा रहा है। क्लियर? ग्लूकोज के लेवल अगर से ब्लड में बढ़ जाएगा उसे बोलेंगे हाइपर मतलब बढ़ गया, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल ब्लड पे बढ़ गया है। क्लियर? व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, अब यहां लिखा है व्हेन द अमाउंट, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लड प्रेशर नापना होता है, ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ब्लड प्रेशर नापना होता है तो मैं किसी का ब्लड प्रेशर नापता हूँ तो नॉर्मल पर्सन का क्या है? 120/80, यानी कि 120/80, है ना, ये प्रेशर है नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर। अगर से वो बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन, और अगर से वो घट जाता है तो हो जाता है, क्या हो जाता है? हाइपोटेंशन। ठीक है, वैसे ही सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे बॉडी के ब्लड पे ग्लूकोज का मात्रा बढ़ा हुआ है? सर कुछ नंबर तो होगा ना, इसे देखकर पहचानेंगे। हाँ बिल्कुल है, ये रहा। व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड क्रॉसेस, यानी कि लिमिट पार हो रहा है, क्रॉस कर दे रहा है, क्रॉस द लिमिट, क्रॉसेस रेनल थ्रेशोल्ड,
लिमिट क्रॉस हो रहा है, थ्रेशोल्ड मतलब जितना होना चाहिए था हमारे बॉडी पे, जितना ऑप्टिमम हमारे बॉडी को चाहिए उससे बढ़ जा रहा है, क्रॉस कर दे रहा है लिमिट को क्या कर दे रहा है, क्रॉस कर दे रहा है। मोर देन 180 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ खून, यानी कि यहाँ समझ जल्दी जल्दी ये यहाँ पर है, समझिए इसे क्या बोल रहा है ना कि हमारे बॉडी, ये मान लीजिए ये इंसान है, ये बॉडी है, मान लीजिए आप है, ठीक है, ये आप है। अब आपके बॉडी से हम क्या किए ना, ये एक कैरी बैग है, मान लीजिए एक कैरी बैग है, रेड कलर लेते रुकिए, अब रेड दिखेगा क्योंकि यहाँ पर व्हाइट है ना, इसका इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए ये आपके बॉडी से हम ब्लड निकाल लिए ऐसे इंजेक्शन होके ऐसे करके और क्या कर लिए, ब्लड निकाल लिए, सर ठीक है सर ब्लड निकाल लिए, ठीक है कोई बात नहीं। और टोटल हम कितना ब्लड निकाले सर, 100 ml निकाले, ज़्यादा नहीं निकालेंगे ना, 100 ml ब्लड निकाले। अब मुझे चेक करना है कि आपको आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल सही मात्रा में फिर बढ़ा हुआ है फिर घटा हुआ है ना। और हमें पता है, और ये हमें पता है कि 100 ml खून पे, आपको हम बता रहे हैं है ना, आपको हम बता रहे हैं, सुनना ध्यान से, 100 ml खून पे 100 ml खून पे ग्लूकोज का जो मात्रा होता है, अगर जो कोई इंसान अपना 100 ml खून निकालेगा और उसमें ग्लूकोज चेक करेगा तो उसको अगर जो वो हेल्थी पर्सन है तो उसको ग्लूकोज का लेवल जो मिलेगा अपने बॉडी पे वो होगा 180 मिलीग्राम। सर ये तो बहुत कम है, हाँ तो खून भी तो कम है ना, ठीक है। अगर जो नॉर्मल आदमी अपने 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 बदन में से खून निकालेगा 100 ml और उसको चेक करेगा हेल्थी पर्सन का, तो उसे मिलेगा 180 मिलीग्राम ग्लूकोज उसका पर 100 ml खून पे होगा। क्लियर, कहाँ थे हम लोग सर, हम लोग सही यहाँ पर, हाँ यहीं पर थे, साफ साफ लिखा है थ्रेशोल्ड। तो आपको ये भी पता चल गया सर थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है सर, तो ये पता चल गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, ठीक है। हमारे बॉडी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोले, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है सर, थ्रेशोल्ड लिमिट यानी कि हमारे बॉडी को जितना चाहिए वो है सर 180 मिलीग्राम पर 100 ml खून, यानी कि सर हमारे हर 100 ml खून पे 180 ml ग्लूकोज होना चाहिए। और अगर से सर नहीं हुआ तो सर बढ़ गया, तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, बढ़ गया तो डायबिटीज मेलिटस हो गया, कम हो गया वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है, ध्यान नहीं देना उसमें, बढ़ गया तो सर आपको डायबिटीज मेलिटस हो गया। एक्सेस ग्लूकोज may be eliminated along with the urine called glycosuria। अगरचे आपके बॉडी पे ग्लूकोज का मात्रा बढ़ रहा है, ग्लूकोज क्या होता है ना, स्टोर नहीं होता है, फैट की तरह नहीं है जो स्टोर हो जाएगा बॉडी पे, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होता है ना, अगर आपके बॉडी में बढ़ गया, क्योंकि बॉडी में स्टोर नहीं होगा ये, तो सर ये कहाँ से निकलेगा सर, ये आपके यूरिन से निकल जाएगा, यूरिन, ये रहा यूरिन। और अगरचे लैब टेस्ट में आपके यूरिन पे ग्लूकोज पाया गया, मान लीजिए बीमार है, आप यूरिन टेस्ट करवाए और आपकी यूरिन टेस्ट में अगरचे ग्लूकोज मिल गया, क्योंकि बोला ना कि एक्सेस ग्लूकोज मे बी एलिमिनेटेड अलॉन्ग विद द यूरिन कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। अगरचे अच्छा, कोई बच्चों को सुनकर यहाँ पर याद आया होगा सर सूर्यवंशी, नहीं वो वाला ठीक है समझ रहे हैं हम, लेकिन फिर भी एक ग्लाइकोसूरिया याद रखने में काम आ सकता है। ग्लाइकोसूरिया, अगर आपकी यूरिन पे ग्लूकोज मिल रहा है, टेस्ट के टाइम पे आपके यूरिन पे ग्लूकोज मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके बॉडी पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी आपको डायबिटीज मेलिटस होने का चांसेस बहुत ज्यादा। क्लियर, ग्लाइकोसूरिया। और सर वो वाला क्या था, क्या था वो, हाइपर ग्लाइसीमिया। सर हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब अब मैंने पढ़ा दिया, अच्छा ठीक है, अगर आपको याद है वीडियो यहीं पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद उसे कमेंट पे टाइप कीजिए हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है, और ग्लाइकोसूरिया आपको पता ही दिया। अब बात करते हैं सर नॉर्मल बॉडी पे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। सर ये तो हमें पता, अभी पढ़ कर गए, ठीक है, पर 100 ml ऑफ 80 मिलीग्राम फास्टिंग पे, ये ध्यान देना फास्टिंग पे लिखा है यहाँ पर, फास्टिंग पे पर 100 ml ऑफ ब्लड पे पाया जाता है। और सर खाने के बाद मान लीजिए आप ठूस ले बैठ कर वैसे खा लिए, बहुत सारा खा लिया, तो उसके बाद सर आपका जो ब्लड ये होगा क्या नाम है, ब्लड शुगर लेवल होगा वो 120 मिलीग्राम परसेंट पे होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। सर ये क्या बात हुआ सर, अभी आप बोले 180 मिलीग्राम पर 100 ml खून पे होगा, और अभी आप बोल रहे हैं सर यहाँ पर 80 मिलीग्राम 100 ml में बोल रहे हैं, सर 180 से 80 कैसे हो गया। अरे बेवकूफ़, ध्यान से देखो यहाँ पर परसेंटेज पे लिखा है, सॉरी अगर मुझे बुरा लगा तो मजाक में बोल रहा था, यहाँ पर क्या लिखा है, परसेंटेज पे लिखा है, क्या लिखा है सर, परसेंटेज पे लिखा है। डन, नेक्स्ट, यहाँ पर भी देखिए परसेंटेज पे लिखा, यहाँ पर भी देखिए परसेंटेज पे लिखा। डन सर, डन डन डन। फास्टिंग पे 80 मिलीग्राम परसेंट पर 100 ml खून पे होना चाहिए, और अगर आप खा पी रही है मस्ती में एकदम बैठे हुए तब चेक करवा रहे हो तो आपके ब्लड पे पर 100 ml ब्लड पे 120 मिलीग्राम परसेंट ग्लूकोज होना चाहिए। टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस, सर कितना टाइप है सर, अभी आप पढ़ाए पैनक्रियास का टाइप है ना, पैनक्रियास का टाइप है, फिर आप पढ़ाए सर कि पैनक्रियास के 2 टाइप है, पता है ना, एक एंडोक्राइन एक्सोक्राइन, फिर आप बताए सर कि एंडोक्राइन को डिटेल में पढ़ना है, फिर आप बताए कि एंडोक्राइन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से बनता है, फिर आप बताए सर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है सर, अल्फा बीटा डेल्टा। फिर सर आप डायबिटीज बताए कि सर आप बताए डायबिटीज 2 टाइप का होता है, सर आप बताए कि डायबिटीज मिलेटस, फिर आप बताए डायबिटीज मिलेटस 2 टाइप का होता है ना।
ये तो ये रहा डायबिटीज मेलिटस क्या होता है सर, दो टाइप का होता है, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2। बहुत बच्चे को ये मालूम होगा, बहुत बच्चे को मालूम होगा कि डायबिटीज दो टाइप का होता है, क्योंकि डायबिटीज बहुत कॉमन है ना यार, ऑलमोस्ट मैक्सिमम घर पे कोई ना कोई पेशेंट मिल जाता है डायबिटीज का, तो इसलिए बहुत बच्चों को मालूम रहता है कि सर डायबिटीज दो टाइप का होता है। मेरा शर्ट भींग रहा है मस्ती पे एकदम पसीना से। डायबिटीज दो टाइप का होता है, एक टाइप 1 होता है और दूसरा क्या होता है, टाइप 2 होता है। क्लियर। टाइप 1 डायबिटीज को डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज को मैं काम करता हूँ, समझा देता हूँ पहले अपने से। कहाँ गया खाली स्लाइड, ध्यान से देखना है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, ध्यान से देखना है। टाइप 1 डायबिटीज जो है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1, ये जो होता है ना, जिस आदमी को टाइप 1 डायबिटीज हो गया उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, यानी उसका बॉडी में इंसुलिन का मात्रा पूरा गड़बड़ा गया उसका, यानी कि बीटा सेल खराब हो गया है, बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, बन रहा है भी तो बहुत थोड़ा सा बन रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन टेक इन करना पड़ेगा, यानी कि उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। क्लियर। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो थोड़ा यूनिक है। टाइप 2 डायबिटीज जो होता है उसमें इंसुलिन का रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसुलिन आपके बॉडी में चल रहा है, वो जेनेटिक से रिलेटेड होता है। अगर आपके फादर को है, इसमें भी इंसुलिन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होता जो आपको बाहर से लेना पड़े, समझिए। लेकिन टाइप 1 पे बहुत प्रॉब्लम होता है, आपको बाहर से लेना पड़ेगा। अब ये जेनेटिक्स होता है, यानी कि आपके अगर फादर या फिर ग्रैंड फादर या फिर मदर या फिर ग्रैंड मदर किसी को भी अगर ये डायबिटीज था, टाइप 2 डायबिटीज, तो वो आप तक भी पहुंच सकता है, ऐसा नहीं कि पहुंचेगा, पहुंच सकता है। और ये मोर देन 90% को ये डायबिटीज होता है सर, टाइप 2 डायबिटीज। यानी कि आप मान लीजिए कि आप 100 आदमी, अगर आपके सामने 100 आदमी को खड़ा कर दिया जाए डायबिटीज पेशेंट, तो उसमें से 90 आदमी जो होगा वो टाइप 2 टाइप का डायबिटीज लेकर होगा। ठीक है, समझ गए। और इसमें क्या होता है ना, ये आपके आलस की वजह से होता है। ठीक है, इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, यानी कि ये रिवर्सेबल है। ये क्या है सर, ये वाला जो है ना डायबिटीज, ये रिवर्सेबल है सर, ये रिवर्सेबल है। क्लियर। लेकिन सर टाइप 1 जो है वो रिवर्सेबल नहीं है, रिवर्सेबल, नॉट रिवर्सेबल, नॉट रिवर्सेबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल। क्लियर। अब आगे चलते हैं। कहाँ थे सर, यहाँ पर थे। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी 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 जल्दी, भागने एकदम ऐसे भाग कर निकल जाएंगे, क्योंकि समझ लिया। टाइप 1 डायबिटीज इज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल, यानी कि बर्बाद, डिस्ट्रक्शन मतलब बर्बाद हो गया बीटा सेल। सो नो इंसुलिन इज प्रोड्यूस, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन सर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी को तो चाहिए, बाहर से लेना पड़ेगा। अभी ना बताया टाइप 1 पे बाहर से लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम द पैनक्रियास, हेंस द पेशेंट हैज टू टेक एन एक्सोजीनियस, एक्सोजीनियस मतलब होता है बाहर, बाहर बाहर से लेना पड़ेगा, एक्सोजीनस इंसुलिन, इंजेक्शन के थ्रू। सो अच्छा, आप कभी क्या इंसुलिन के टैबलेट देखे हैं कि आपके घर पे कोई पेशेंट अगर होगा या फिर आपके कोई रिलेटिव्स पे होगे तो आपको मालूम होगा कि वो इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। सो टाइप 1 डायबिटीज इज कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी IDDM, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, यानी कि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस होता है, IDDM। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सर, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट 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 बताइए सर, नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज इज नोन एज लाइफ स्टाइल सर, लाइफ स्टाइल डायबिटीज, क्योंकि ये रोजमर्रा पे मतलब 90% आदमी को तो यही है ना, 90% आदमी को यही डायबिटीज है, तो इसीलिए लाइफ स्टाइल डायबिटीज भी से क्या देते हैं, विच इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि इंसुलिन पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, यानी कि आपका बीटा सेल खराब नहीं हुआ, थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ है लेकिन बीटा सेल आपका खराब नहीं हुआ है, यानी कि आपके बॉडी पे इंसुलिन बन रहा है, बस थोड़ा कम हो गया। ठीक है, आपको इंसुलिन बाहर से लेने का दरकार नहीं है। डायबिटीज मेलिटस, NIDM, यानी कि नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, नॉन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मोर देन 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट सफर फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज। आपको पहले बता चुके हैं 90% से ज्यादा जो होता है वो इस टाइप का डायबिटीज से क्या करता है, सफर करता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स। सर सिम्टम्स बता दीजिए ना, अपने बगल वाले को देकर बताऊंगा, स्कूल पे जाऊंगा बताऊंगा, अरे तुझे ये हो रहा है क्या, हाँ अरे मैंने तो ये पढ़ा था, ये डायबिटीज का सिम्टम्स है। हंसी मजाक के लिए बता रहा हूँ, ऐसा जोक, कि बहुत सारे बच्चे को ना एक क्यूरियोसिटी रहता है डिजीज के बारे में जानने के लिए, सर इस डिजीज पे क्या क्या होता है, सर ये कैसे पता चलेगा, सर ये कैसे होगा। तो वही हम लोग जानने वाले सिम्टम्स ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। आपको मैं बता दूं, आपके सिलेबस में यानी कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए टाइप 1 डायबिटीज जो है उसका सिम्टम्स डायरेक्टली नहीं दिया, टाइप 1 और टाइप 2 पे जो कॉमन है वो दिया हुआ बस, लेकिन टाइप 2 को डिटेल पे दिया, टाइप 2 को डिटेल पे दिया है। अब क्यों दिया सर ऐसा क्यों किया, मेरे हिसाब से पता है ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि टाइप 2 क्या है, कॉमन है, तो डेली लाइफ में यूज पड़ेगा, आप देखते हैं इतना सारा पेशेंट्स, तो इसीलिए टाइप 2 का ये दे दिया। टाइप 1 तो है लेकिन उतना कॉमन नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखना है। सम कॉमन काउज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज में बी फॉलो। पहला, ईटिंग टू मच, सर बहुत खाएगा। एक्सरसाइज टू लेट, सर एक्सरसाइज क्या करेगा, लेट, यानी एक्सरसाइज ऐसे
मन कुछ नहीं कर रहा सर, लेट कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट लेते हैं, 5 मिनट काम कर रहे हैं सर, थोड़ा लेट लेते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, मन नहीं कर रहा है, अभी थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ओबेसिटी एंड हाई एब्डोमिनल फैट, यानी कि जो आप नोटिस कीजिएगा जितना डायबिटीज पेशेंट होता है मिलेटस वाला, उनका ना बेली वाला पार्ट जो होता है, फैट फैट सामने वाला फ्रंट, वो ऐसे बाहर की तरह निकला, डिक्ची की तरह बाहर निकला रहता है, तो वहाँ वो सिम्टम्स है ना, हाई एब्डोमिनल फैट, एब्डोमिनल के पास क्या होगा, हाई एब्डोमिनल फैट बाहर की तरफ निकल जाएगा। तीसरा, ईटिंग फूड ऑफ हाई कैलोरीज, वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा कैलोरी वाला फूड खाएंगे, जैसे कि आलू हो गए। फिजिकल इनएक्टिविटी एंड सेडेंटरी लाइफ, यानी कि वो फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कि फिजिक की मांग में ना वो बहुत सुस्ती मुर्गी टाइप पर रहेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है वो तो एक्सरसाइज तक भी नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं एक्सरसाइज करने पे। और फिजिकल मामले पे अगर से बात करें, कोई फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात करें, तो वो बहुत पीछे होंगे उन मामले पे। स्लीप हैबिट, स्लीपलेस, ठीक है, स्लीप हैबिट, स्लीप हैबिट्स क्या है, स्लीप हैबिट्स बता रहा है जो डायबिटिक पेशेंट है उसका स्लीप हैबिट क्या होगा, वो कम सोते हैं देन 5 hours एट नाइट, वो एक दिन में, बस एक दिन बोल रहे हैं, दिन पे कौन सोता है, एक रात पे 5 घंटे से ज़्यादा सोते नहीं है। अब ये किसी आदमी में ज़्यादा हो सकता है, किसी आदमी में कम हो सकता है, ये एक ऑन एन एवरेज डाटा दिया हुआ है। स्लीप लेस देन 5 hours अ नाइट, जेनेटिक इनहेरिटेंस, और ये जो होता है टाइप 1 डायबिटीज़ वो जेनेटिक इनहेरिटेंस से आता है, ठीक है, ये किससे आता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस से आता है। और 7वां नंबर यहाँ पर ये 7वां नंबर, वो ये रहा, वेरी हाई स्ट्रेस लेवल, और हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, अरे अरे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, समझ गए, तो वेरी हाई स्ट्रेस लेवल। अब बात करते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 कॉमन सिम्टम्स। टाइप 1 का जो है, अच्छा ये किसका सिम्टम्स था, टाइप 2 का था ना, हाँ टाइप 2 का। टाइप 2 का सिम्टम्स कॉमन नहीं, एक पर्टिकुलर अलग से जो सिम्टम्स है वो देख चुके हैं, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 में कौन कौन सा सिम्टम्स कॉमन होता है वो यहाँ पर लिखा है। सर पॉलीयूरिया, सर पढ़े अभी, पॉलीयूरिया क्या होता है, सर यूरिन पे ग्लूकोज जब मिल जाए, यानी कि बॉडी पे ग्लूकोज बहुत बढ़ गया, बाहर निकालना, कहाँ से निकाले, बॉडी परेशान, तो बोले चलो यूरिन से निकालते हैं, तो वो क्या करेगा, यूरिन से ग्लूकोज निकालेगा, पॉलीयूरिया, ठीक है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सिंस किडनी कैन नॉट एब्जॉर्ब सफिशिएंट वाटर, क्योंकि पॉलीयूरिया पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकेगा ना ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए। अब मान लीजिए कि किसी फर्श में कोई गंदा रखा हुआ है, ठीक है, अब उसको वहां से हटाने के लिए पानी मारना पड़ेगा ना, पानी मारना पड़ेगा, तभी वो भस कर जाएगा, पानी के साथ जाएगा ना, अगर मुझे पानी से हटाना है तो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर झाड़ू पोछा तो है नहीं। तो वैसे ही किडनी क्या करता है ना, ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको ग्लूकोज को बाहर निकालना है, क्योंकि बोले बहुत ज्यादा हो गया बाहर निकालो, तो इसकी वजह से उसको पानी ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए बार बार पेशाब लगता है, बार बार यूरिनेट करने आदमी जाता है। क्लियर, मैं क्या फास्ट बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए, मैं देखूं कि किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है। और अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि मैं कुछ ठीक कर सकता हूँ उस पर, तो वो भी सजेस्ट करें, तो मैं ट्राई करूंगा उसे भी ठीक करने का। पॉलीयूरिया, फ्रीक्वेंट यूरेशन सिंस किडनी कैन नॉट एब्जॉर्ब, क्योंकि किडनी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको ग्लूकोज को धक्का मार के निकालना तो पानी ज्यादा देगा, जाओ जाओ जाओ, और किडनी से जो फिल्ट्रेट निकलता है वो कहाँ जाता है सर, वो यूरिनरी ब्लैडर पे जाता है, इसका मतलब सर यूरिन ज्यादा बनेगा, और यूरिन ज्यादा बनेगा सर पेशाब ज्यादा लगेगा, ठीक है, इसीलिए सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसीलिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार 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 बार। अब आते हैं पॉलीडिप्सिया। सर पॉलीडिप्सिया, फ्रीक्वेंट फीलिंग ऑफ थर्स्ट, सर प्यासा कौवा, थर्स्टी क्रो, टू कंपोजिट वाटर लॉस, ठीक है, क्योंकि अब देखिए आपके बॉडी से वाटर लॉस क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है सर, पानी तो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है किडनी पे, सब बाहर निकल रहा है, बहुत पेशाब कर रहा है, यूरिन 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 हो रहा है। अब क्या होगा सर, इतना पानी निकल रहा है, अब बॉडी को तो पानी चाहिए, तो सर इसका मतलब बार बार प्यास लगेगा, पॉलीडिप्सिया। सर ये कैसे याद रखें, पॉलीडिप्सिया, डुबकी, सर पानी में डुबकी लगाते हैं, डुबकी, तो वैसे ही डिप्सिया डिप्सिया, और सर डुबकी कहाँ लगाते हैं, सर पानी में लगाते हैं, इसीलिए ऐसे याद रखिए रिलेट करके पॉलीडिप्सिया। इसका मतलब फ्रीक्वेंट फीलिंग ऑफ थर्स्ट टू कंपेंसेट वाटर लॉस, ताकि हम जो पानी निकल रहा है उसका बराबरी कर सके, पानी पी के बैलेंस मेंटेन कर सके, कंपनसेट कर सके, बोलते हैं ना कि आपने मेरा ये नुकसान किया, इसका कंपनसेट भरिए, है ना, कंपनसेशन दीजिए, वही वाला। अब आते हैं पॉलीफैगिया। सर कितना पॉली है सर, पॉलीफैगिया, फ्रीक्वेंट फीलिंग ऑफ हंगर, यानी कि पॉलीफैगिया किसको बोलेंगे सर, पॉलीफैगिया मतलब होता है कि बार बार भूख लगे, वेट लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा। फटीग एंड थर्स्ट, चल क्यों नहीं रहा, फटीग एंड टायरिंग कंडीशन ऑफ द बॉडी, यानी कि आप थोड़ा सा काम कीजिएगा थक जाइएगा, टायरिंग मतलब थकान, फटीग मतलब भी थकान, फटीग मतलब थकान, टायरिंग मतलब भी टायर्ड हो गया, अरे यार बहुत काम कर लिए, दिमाग खराब हो गया, टायर्ड हो गया पूरा। कंडीशन ऑफ द बॉडी, आपका बॉडी का कंडीशन ऐसा हो जाएगा, आप थोड़ा काम कीजिएगा थक जाइएगा और पूरा दिमाग खराब हो जाएगा आपका, टायर्ड हो जाइएगा। सेंसेशन ऑफ नमनेस, आपको क्या होगा, सेंसेशन होगा किसका, नमनेस का, इन द हैंड और फीट, यानी कि आपके हाथ के ऊपर ना पानी पानी जम जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये भीगा भीगा क्यों, आपका हाथ और पैर के नीचे का जो तलवा होता है, तलवा तलवा बोलते हैं ना, वो क्या हो जाएगा, नमी हो जाएगा, नमी, नमनेस नमनेस।
ठीक है। सेंसेशन ऑफ नमनेस इन द हैंड्स और फीट, फीट पे और हैंड पे नमनेस यानी वाटर हल्का गीला गीला रहेगा हर समय। ब्लड विजन यानी कि आपका देखने का क्षमता कम हो जाएगा, धुंधला धुंधला ब्लड विजन हो जाएगा। क्लियर, सिम्टम्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं फंक्शन ऑफ इंसुलिन के बारे में। अब मजा आएगा सर, इंसुलिन का फंक्शन क्या है। अब ना मेरे ख्याल से 50% टू 40% फंक्शन पहले जान चुके हैं, ये सब पढ़ के जो आपको पढ़ाए हैं। अब देखिए फटाफट होगा। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सर मेटाबॉलिज्म सबको मालूम है, अब यहां पर कोई नहीं बोलेगा कि मुझे मेटाबॉलिज्म नहीं पता। मैंने हर लेक्चर पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बार बार इस्तेमाल आ रहा है, मैंने फर्स्ट लेक्चर पे समझा चुका हूँ। तो जिन बच्चों को अभी भी दिक्कत हो रहा है वो प्लीज जाकर एक बार फर्स्ट लेक्चर पे देख ले, आपको मुझे पूरा यकीन आपको क्लियर हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म टफ नहीं है यार, बच्चों को लगता है ये बहुत टफ है, बहुत ईजी है। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, सर आपको एक बात बताएं। हम बोले बताइए 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 जल्दी बताइए। ये एक बात राज की बात है। क्या राज की बात है सर? कार्बोहाइड्रेट, सर कार्बोहाइड्रेट तो एक हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट है। सर कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही ग्लूकोज आता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन ग्लूकोज भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के। चल नहीं रहा है, पेन नहीं चल रहा है, क्या करूं सर? जो ग्लूकोज है ना सर, ग्लूकोज, हाँ सर ग्लूकोज जो है वो भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ रहा है। तो सर यहाँ पर हम लोग किस कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं? दिमाग लगाइए सर, ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और इस इंसुलिन किस पे अटैक करता है, किससे रिलेटेड है सर? इंसुलिन जो होता है वो हमेशा 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 ग्लूकोज के पीछे पड़ा रहता है। तो इसीलिए इस चैप्टर पे हम लोग कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या समझेंगे, ग्लूकोज। इफेक्ट ऑन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, सर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म में क्या इफेक्ट हो रहा है? इंसुलिन इज नोन एज एंटी डायबिटिक, एंटी डायबिटो, सॉरी एक सेकेंड, एंटी डायाबिटोजेनिक, निकलता नहीं है मेरे मुंह से, एंटी डायाबिटोजेनिक। एंटी मतलब खिलाफ, डायबिटीज के खिलाफ है। अभी ना बताया कि इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, हार्मोन। बिकॉज इंसुलिन प्रिवेंट्स, क्या कर देता है, प्रिवेंट्स कर देता है डायबिटीज मेलिटस बाय लोअरिंग ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। सर ये सब तो मालूम है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। और वहां पर डायबिटीज में क्या होता है, किसी इंसान को अगर डायबिटीज हो गया, डायबिटीज मेलिटस हो गया, तो उसका हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। और जो इंसान नॉर्मल होता है उसका इंसुलिन काम कर रहा है। इंसुलिन करता है क्या सर, ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इसीलिए सर हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर। अब कैसे कम करता है सर? ये तो आप बता दिए कि इंसुलिन कम करता है, ग्लूकोज लेवल को बॉडी में, सॉरी ब्लड पे कम करता है। अब कैसे कम करता है वो जानेंगे, ठीक है। विच आर फॉलोइंग प्रोसेस, इन प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, 3 प्रोसेस है शायद, 3 है शायद, रुकिए हम देख लेते हैं। हाँ 3 है। इन 3 प्रोसेस के थ्रू क्या करता है वो, हमारे बॉडी पे ग्लूकोज लेवल को कम करता है। पहला क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। सर ऑक्सीडेशन मतलब, अब फिर मैं बोलूंगा कि आप जाइए पहले वाले लेक्चर पे, वहां पर मैंने रेस्पायरेशन को समझाया है, वहां पर मैंने समझाया कि रेस्पायरेशन क्या होता है। तो रेस्पायरेशन के अंदर ही ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि सर ग्लूकोज होता है ना सर, ये जो ग्लूकोज है ये टूट कर क्या बन जाता है, एनर्जी देता है, एनर्जी बनाता है ना, जो हमारे बॉडी पे इस्तेमाल होता है एनर्जी। तो ऑक्सीडेशन ऑफ, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है किसका सर, ग्लूकोज का। और सर इस ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन भी बोल देते हैं कभी कभार, क्या बोल देते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर। Insulin increased the activity of a hexokinase enzyme in the cell and thus increase oxidation या फिर यूटिलाइजेशन बोल दीजिए, क्योंकि ग्लूकोज यूज हो रहा है ना एनर्जी बनाने पे, ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। अब एक चीज उनको समझाना था आपको, ध्यान से हम आते हैं इस वाले स्लाइड पे, इसको रेज करते हैं पहले। आई होप ये आपको शायद क्लियर हो जाए, अगर ये क्लियर हो गया ना तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे एक बार रेज कर लेने दीजिए सारे को। और यहाँ हेडफोन लगाकर क्लास कीजिएगा, हेडफोन लगाकर क्लास कीजिएगा तो कंसंट्रेशन अच्छा से होगा, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा कि हेडफोन लगाकर क्लास करें, तो पूरा ध्यान मेरे बातों की तरफ रहेगा और आसपास का डिस्ट्रैक्शन नहीं आएगा। अब समझिए सर, हम आपको मालूम है सर, हमारा बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बना है ना सर। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये डार्क सा पार्ट, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है सर। सेल के अंदर और भी बहुत सारा चीज़ होता है, और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो कि हमारे एक सेल को जिंदा रखने के लिए काम करता है। तो सर सेल के अंदर क्या होता है ना, एक मैकेनिज्म होता है सर, क्या होता है, एक मैकेनिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, नाम नहीं जानना आपको फिर ज़्यादा हो जाएगा। जिसमें क्या होता है ना सर, ग्लूकोज जो है, ध्यान से देखना है सर, जिसमें जो क्या होता है ना, ग्लूकोज जो है वो होता है कन्वर्ट सेल के अंदर सोचो सेल के अंदर छोटा, उसके अंदर भी काम हो रहा है। सेल के अंदर ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है सर, किस में होता है बताते हैं ना एक सेकेंड। वो कन्वर्ट होता है CO2 में प्लस एनर्जी पे, ये क्लास 7 का टॉपिक है, ठीक है, और वाटर पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
और इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम काम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। हेक्सो अच्छा रुकिए, स्पेलिंग गलत हो रहा है, एक सेकेंड। हेक्सोकाइनेज है ना। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो है वही मदद करता है ग्लूकोज को CO2 में कन्वर्ट करने के लिए और एनर्जी बनाने के लिए। CO2 हटा दीजिए, इसको ध्यान नहीं देना, इसको एक सेकंड इसको हटा देते हैं, यहाँ पर ध्यान मत दीजिए, बस ध्यान दीजिए कि एनर्जी बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, एनर्जी बनता है। क्लियर। अब हेक्सोकाइनेज हेल्प करता है कि चलो चलो बाबू जल्दी 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 क्या करो, एनर्जी बनाओ। यानी कि ग्लूकोज जो था पहले जो C6H12O6 था वो लास्ट में एनर्जी बन जाता है ना, और CO2 बन जाता है। यानी कि सर यहाँ पर 6 कार्बन था, यहाँ 1 बच गया, यहाँ से 6 ऑक्सीजन तब 2 बच गया, है ना, ऐसे ही होता है और एनर्जी बनता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ CO2 बनता है, एनर्जी भी बनता है और वाटर भी बनता है, बिल्कुल दिखलाए थे। क्लियर। इसका मतलब सर हेक्सोकाइनेज जो है हेल्प कर रहा है ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन पे, ठीक है, यानी कि ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी पे। अब आते हैं वापस उस जगह पे जहाँ थे, कहाँ पर थे सर, कहीं यहाँ पर थे, ये रहा, यहाँ पर क्या, ठीक है। इंसुलिन इंक्रीजेंट द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज। देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज, है ना, हेक्सोकाइनेज एंजाइम इसका एक्टिविटी बढ़ा देता है। इसका मतलब सर अब जल्दी जल्दी ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, एनर्जी पे, इन द सेल, एंड दस इंक्रीज ऑक्सीडेशन या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से कोई इतना क्लियर नहीं समझाया होगा, मैंने बहुत क्लियर समझाया, एकदम डीप जाकर डिटेल पे समझाया, ठीक है। याद तो आपको वही करना जो लिखा हुआ है वहाँ पर, याद नहीं करना, समझ लेना, लेकिन आपको मैंने एक फील दे दिया कि हाँ कैसे होता है ये। फंक्शन ऑफ इंसुलिन, ठीक है, ये हेडिंग वापस हम दे दिया। फंक्शन ऑफ इंसुलिन सेम है, चल रहा है, वो पहला वाला देखिए ना प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, अभी भी वही चल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैं काम करता हूँ, उसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड दीजिए, एक सेकेंड। रहेगा, कंफ्यूजन होगा ना कि सर ये कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे हाथ पे कुछ काटा है शायद, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यानी कि सर अभी भी वही पढ़ रहे हैं कि कैसे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो पहला ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट कर देता है और बोलता है जल्दी जल्दी ग्लूकोज को, जल्दी जल्दी ग्लूकोज को खत्म करो, एनर्जी बनाओ, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करो, यानी ग्लूकोज को यूटिलाइज करो, खत्म करो ग्लूकोज को, बढ़ गया ग्लूकोज बढ़ गया है, कम करो कम करो कम करो, इस्तेमाल करो ग्लूकोज को। फिर सेकंड पे क्या होता है, सेकंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन। सर ग्लाइकोजन ये क्या सर, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, नहीं आपको मालूम है तो बहुत दुख की बात है। हमारे बॉडी पे जो खाना स्टोर होता है, जो फूड स्टोर होता है हमारे बॉडी पे, ये बहुत ज़्यादा मोटा है, पतला करने दीजिए, पतला करने दीजिए, एक सेकेंड। हमारे बॉडी पे जो खाना स्टोर होता है, हमारे बॉडी पे जो फूड स्टोर होता है, फूड, वो पता है किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है सर, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है, क्लियर। सर हमारे बॉडी में जो फूड स्टोर होता है, हमारे बॉडी पे जो फूड स्टोर होता है, इमरजेंसी में काम आएगा ना, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब क्या करता है ना, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, इंसुलिन क्या करता है, बोलता है अरे ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, एक काम करो ग्लूकोज को जोड़ो और ग्लाइकोजन बनाओ। क्या बनाओ, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन सकता है। तो अब इंसुलिन से आना है, वो क्या करता है ना, कम तो करना है उसको। पहला क्या कर रहा है, वो यूटिलाइजेशन कर दे रहा है, यानी ग्लूकोज का इस्तेमाल कर ले रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, बोला कि यार इस्तेमाल करने के बाद भी ज़्यादा है, चलो काम करता हूँ ग्लाइकोजन बनाता हूँ। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, क्योंकि ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, तो वो ग्लाइकोजन बना देता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन पे, इन द लीवर। कहाँ, इन द लीवर, लीवर पे होता है। एंड मसल्स, और मसल्स जो है ना हमारी बॉडी जो मसल्स, अब मसल्स जो है हमारे बॉडी का, उसे क्या चाहिए सर, उसे चाहिए एनर्जी। तो वो क्या करता है ना, मसल्स पे जो है वो ग्लूकोज को भेज देता है, ठीक है। एंड मसल्स टेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, और मसल्स को बोलता है अरे अरे ग्लूकोज बहुत है, मन भर के लो, बहुत एनर्जी है, बनाओ ना एनर्जी, ग्लूकोज तो इतना तोड़ो, एनर्जी बनाओ। मसल्स को बोलता है हेलो मसल्स, ब्लड जा रहा है, ब्लड में बहुत ग्लूकोज है, एब्जॉर्ब कर लो वहां से। मसल्स टेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड, क्लियर। ये हो गया दूसरा तरीका कम करने का। तीसरा तरीका क्या करता है इंसुलिन, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। सर ये भारी भारी वर्ड कहाँ से ला रहे हैं सर आप, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ध्यान रखना है किसी में भी अगर नियोजेनेसिस आ जाए, ठीक है, नियोजेनेसिस मतलब कोई भी चीज का बनना, जेनेसिस मतलब बनना कोई चीज का। अब ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना, ग्लूको मतलब ग्लूकोज का बनना, तो वो इनहिबिट कर देता है ग्लूकोज का बनना। ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, वही वाला बात हो गया कि सर इसी से दिक्कत हो रहा है, इसी को बनाना ही बंद कर देंगे। इनहिबिट मतलब रोक देना, इनहिबिट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन रोक देंगे। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, ठीक है, ग्लूकोज प्रोटीन से भी बन सकता है, फैट से भी बन सकता है वहां से, तो उसको रोक देगा, ठीक है। फ्रॉम द नन कार्बोहाइड्रेट सोर्स इज कॉल्ड, मैं आपको बता दूं प्रोटीन जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ध्यान रखना है। प्रोटीन जो है ध्यान से, ये फैट हो गया और ये प्रोटीन हो गया। सर ये दोनों जो है ना वो
नॉट कार्बोहाइड्रेट, नॉट कार्बोहाइड्रेट। सर ये दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो सर जब भी हम लोग किसी बिना मतलब कभी भी हम लोग नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर से प्रोटीन को बनाते हैं, सॉरी ग्लूकोज को बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ना इनहिबिट क्या कर रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, किससे बनने से रोक रहा है सर, प्रोटीन से बनने से, प्रोटीन से जो ग्लूकोज बन रहा था उसको रोक दे रहा है, और फैट से जो ग्लूकोज बन रहा था उसको भी रोक दे रहा है। तो सर प्रोटीन और फैट नॉन कार्बोहाइड्रेट है सर, इसका मतलब जब भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनता है तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको इंसुलिन क्या कर दे रहा है, इनहिबिट कर दे रहा है, बंद कर दे रहा है। क्लियर? जब भी नन कार्बोहाइड्रेट से, और सर नन कार्बोहाइड्रेट आपको सिर्फ दो याद रखना है, प्रोटीन फैट। प्रोटीन फैट क्या है? नन कार्बोहाइड्रेट है। जब भी नन कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन बनेगा, जब बनेगा नन कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन, तो उसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, और जिसको इंसुलिन क्या कर देता है, ठप कर देता है, बनेगा नहीं। दिस प्रोसेस इज इनहिबिट बाय इंसुलिन, और ये प्रोसेस क्या हो जाता है? इनहिबिट कर दिया जाता है इंसुलिन के द्वारा। अब बात करते हैं, अच्छा फंक्शन देख रहे हैं ना, बार बार यूज नहीं करेंगे, आप समझ जाइए फंक्शन है, फंक्शन ही के बाद सारा हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं। चौथा तरीका, सर चौथा भी तरीका है, हाँ मान लो कि सब फेल हो गया, और तब ये सब करने के बाद भी ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा है, तो इंसुलिन अब क्या करेगा? इंसुलिन क्या करेगा? परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। आपको पता है हमारे बॉडी पे सेल होता है सर, हमारे बॉडी सेल से मिलकर बना है आपको पता है ये न्यूक्लियस है, हाँ सर मालूम है सर। आपको पता है अंदर पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडी होता है, बहुत कुछ होता है अंदर पे, है ना सर। आपको ये पता है ये जो कवर है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत छोटे से मालूम है, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या कहते हैं इसे? सेल मेम्ब्रेन। इससे सामान अंदर जाता है और बाहर निकलता है, सेल के अंदर सामान जाता है, सेल में जो सामान बन रहा है वो बाहर आता है, ठीक है। अब क्या करेगा ना, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी मतलब क्या होता है? अच्छा समझाते, एक सेकंड इस वर्ड को समझना है। परमिएबिलिटी, मान लीजिए कि आपके पास एक लेजर है, क्या है? एक काम कर, लेजर नहीं लेते हैं, आपके पास एक प्लास्टिक है, ठीक है, आपके पास एक प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक में आप वाटर डालें, क्या वाटर लीक करेगा? अगर प्लास्टिक में छेदा नहीं है तो नहीं सर, वो लीक नहीं करेगा। अगर से यही बात हम करें इसके लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक कपड़ा का थैला है, ठीक है, क्लोथ बैग, अगर उसमें पानी डालिएगा वाटर, तो क्या वो लीक करेगा? यस सर, बिल्कुल लीक करेगा, करेगा हाँ। क्यों करेगा? क्योंकि क्लोथ वाले बैग में छेदा ज्यादा है, परमेबिलिटी उसका जो छेदा है वो बड़ा बड़ा है, यानी कि स्पोर जो है, छेदा को बोलते हैं स्पोर, वो बड़ा बड़ा है, इसलिए पानी आराम से लीक कर जा रहा है ना। तो वैसे ही जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही जो सेल का मेम्ब्रेन होता है, उसमें इंसुलिन क्या कर देता है? बड़ा बड़ा छेदा कर देता है, बोलता है ना अरे भाई ग्लूकोज बहुत हो गया, ली ना जल्दी, तो अपना पोर्स ओपन करने बोलता है सेल का। तो ऐसे पोर्स ओपन होता है, और मान लीजिए मैं इस कलर से ग्लूकोज को दिखा रहा हूँ, मान लीजिए मैं ऑरेंज कलर से ग्लूकोज को दिखा रहा हूँ, और ये रहा ग्लूकोज, बोलता है जा अंदर। अच्छा ये बहुत बड़ा बन गया, एक सेकेंड ये कम कर देते हैं, ये कम कर देते हैं, और यहाँ से बोलते हैं अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। ऐसे करके सेल के अंदर क्या करता है? सेल के अंदर ग्लूकोज का मात्रा को बढ़ा देता है, यानी कि परमिएबिलिटी, सेल का परमिएबिलिटी। पहले मान ली चार ग्लूकोज अंदर जा रहा था, अब जब इंसुलिन काम किया तो वो और बढ़ा दिया, लो भाई परमिएबिलिटी बढ़ गया, परमिएबिलिटी बढ़ गया, अब ये और ग्लूकोज अंदर जा रहा है, और ग्लूकोज अंदर जा रहा है, यानी कि ब्लड से ज्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर चले जा रहा है, इसीलिए ब्लड पे क्या हो जा रहा है? ग्लूकोज का मात्रा कम हो जा रहा है। क्लियर? तो यही लिखा परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। इंसुलिन इंक्रीज एंट्री ऑफ ग्लूकोज, कलर चेंज कर लेते हैं, इंसुलिन इंक्रीज एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू सोमैटिक सेल ऑफ ब्लड बाय इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पढ़ने वाले इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का क्या इफेक्ट पड़ता है? तो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में जो इंसुलिन का इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ लिखा है, इंसुलिन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। सर अभी आप बताए ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब होता है कि नन कार्बोहाइड्रेट यानी प्रोटीन या फिर फैट से प्रोटीन, या फिर प्रोटीन कॉमा होगा ना, प्लस नहीं होगा, प्रोटीन या फिर फैट से अगर से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर? ग्लूकोज बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं सर? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। सर आप बता रहे हैं कि इंसुलिन क्या कर दे रहा है? ये होने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब सर ऑटोमेटिक हमारे बॉडी में प्रोटीन बढ़ जाएगा। तो वही तो लिख रहे हैं ना यहाँ पर कि इंसुलिन हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने में मदद करता है इन द बॉडी बाय प्रिवेंटिंग ग्लूकोनियोजेनेसिस। तीसरा क्या है सर? इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। दो बार कैसे होगा? इंसुलिन डिक्रीज द लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। अच्छा यहाँ पर हेडिंग में ख्याल से कुछ और होगा, अच्छा इसको रखना, मैं देखता हूँ इसको भी रहने देना, इसको भी मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, एक सेकेंड, इसको ना मैं हटा देता हूँ, अच्छा होगा ज़्यादा।
ये आपको नहीं देखना है अभी, इसमें कुछ गड़बड़ी है। जब मैं इसको ठीक कर लूँगा ना तब मैं आपको बताऊँगा इसको ठीक से, अभी नहीं देखना इसको। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आते हैं ग्लूकागॉन के बारे में। सर पैंक्रियाज एंडोक्राइन पार्ट से दो हार्मोन निकलता था, एक इंसुलिन जो कि बीटा सेल से निकलता था, और सर एक ग्लूकागॉन निकलता था। सर ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, साइट ऑफ सिक्रेशन क्या है? सर ग्लूकागॉन जो है वो सिक्रेट होता है फ्रॉम अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। सर जो ग्लूकागॉन है, क्योंकि सर आपको मालूम है कि एंडोक्राइन पार्ट जो है वो अल्फा बीटा गामा, बीटा से इंसुलिन निकल रहा था और अल्फा से क्या निकल रहा है, ग्लूकागॉन। सर गामा से क्या निकलता है वो आपको नहीं पढ़ना है। अल्फा से क्या निकल रहा था सर, इंसुलिन बीटा से क्या निकल रहा था, इंसुलिन निकल रहा था, और गामा से क्या निकल रहा है, गामा से निकल रहा है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन कहाँ से निकल रहा है, गामा बोल रहे हैं, बीटा से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, बीटा से। फ्रॉम अल्फा, गलत बता रहे हैं, गलत कर, एक सेकंड ठीक करते हैं, रुक के लिख कर बताते हैं। अल्फा से निकल रहा था ग्लूकागॉन, निकल रहा है अभी पढ़ेंगे, और बीटा से निकल रहा था इंसुलिन। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज हो गए थे। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं। ग्लूकागॉन इज सिक्रेटेड फ्रॉम अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैंक्रियाज। सिक्रेट कहाँ से होता है ये पता चल गया। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन। सर ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? जैसे कि हम लोग इंसुलिन का सारा फंक्शन देखे थे, वैसे हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकागॉन का सारा फंक्शन देखेंगे। एंटी इंसुलिन फंक्शन, यानी कि ग्लूकागॉन जो है ना वो एंटी है, इंसुलिन का दुश्मन है। जो इंसुलिन काम करता है, यानी कि इंसुलिन का मेन काम क्या है सर, वो कैसे भी करके ब्लड पे ग्लूकोज का लेवल को कम करेगा, उसका उल्टा है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है ना, वो हर लिहाज से चाहता है कि ब्लड पे ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। मान लीजिए कि इंसुलिन जो है वो, उसका दिमाग खराब हो गया, वो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल को कम कर दिया ब्लड पे, तो अब बॉडी पे अगर हद से ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल ब्लड पे कम हो जाएगा तो फिर वो भी नुकसान करेगा। तो इसीलिए ग्लूकागॉन होता है, वो क्या करता है ना कि वो ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज का लेवल होता है ब्लड पे, उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो एंटी इंसुलिन फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, एंटी इंसुलिन फंक्शन होता है। इट इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, क्या करता है वो, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। सो इट हाइपरग्लाइसेमिक, यानी कि ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक इन फंक्शन। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सर आपको पता है इस चैप्टर पे हम लोग किस कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात कर रहे हैं? सर हम लोग ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्लूकोज के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो सर इफेक्ट, सर इंसुलिन का क्या कार्बोहाइड्रेट पे इफेक्ट था वो तो देख लिए, अब ये भी देख लेते ग्लूकागॉन का क्या है। ठीक है, इट स्टिमुलेट्स ब्रेक डाउन ऑफ लिवर ग्लाइकोजन। इंसुलिन क्या कर रहा था, एंटी है ना, इसीलिए इंसुलिन क्या कर रहा था, लिवर पे क्या कर रहा था, ग्लाइकोजन जो बॉडी पे स्टोर होता है फूड के तौर पे, उसको लिवर पे स्टोर कर रहा था, जो स्टोर हो ब्लड से कम कर रहा था। अब जो है ना ये ग्लाइकागॉन वो उल्टा है, वो क्या कर रहा है, लिवर पे जो ग्लाइकोजन स्टोर करवाया था इंसुलिन, उसको ना निकाल कर तोड़ रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। ठीक है, ऑफ लिवर ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज में बदल दे रहा है। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। कहीं पर भी आपको लाइसिस दिखता है ना, लाइसिस कहीं पर भी दिखता है, इसका मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। तो सर ये ग्लाइकोजन को तोड़कर क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, और इंसुलिन इसका उल्टा कर रहा था, वो क्या करता है, ग्लूकोज को जोड़कर ग्लाइकोजन बनाकर लिवर पे स्टोर कर रहा था, और इसका उल्टा ग्लाइकोजन कर रहा है। ग्लाइकोजन क्या कर रहा है, ग्लूकागॉन क्या कर रहा है, उसका उल्टा ग्लूकागॉन कर रहा है कि ग्लाइकोजन पे जो पहले ग्लाइकोजन जो लिवर पे स्टोर था उसको निकाल कर तोड़कर ग्लूकोज बना दे रहा है, क्योंकि उसका काम ही है ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना, तो वो बढ़ा दे रहा है। नेक्स्ट, तीसरा, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सर इफेक्ट क्या है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। इफेक्ट क्या है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे? सर हम लोग ये देख चुके हैं कि इंसुलिन क्या करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे। सर वो प्रोटीन को बढ़ा देता है, बॉडी के ब्लड पे प्रोटीन को बढ़ा देता है। ये क्या करेगा सर, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज बनाएगा ना, तो क्या करेगा, प्रोटीन और फैट से ग्लूकोज बनाएगा, तो प्रोटीन फैट कम हो जाएगा। ये कॉमन सेंस है, एकदम उल्टा है। इंसुलिन का जो फंक्शन है उसका एकदम उल्टा है, ये बोलता है कि हम एकदम एंटी ग्लूकागॉन हाइड्रोलाइसिस प्रोटीन, हाइड्रोलाइसिस मतलब तोड़ना, इनटू अमीनो एसिड पे तोड़ देता है। इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। सर फैट मेटाबॉलिज्म में क्या है, इट इंक्रीज फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। फैट पे क्या करता है सर, इंक्रीज कर देता है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। क्या करता है, इंक्रीज कर देता है फैट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड। ओ अब मुझे याद आया, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म होगा। अच्छा चलो ठीक कर लेते हैं, वो कौन सा स्लाइड पे था, इस वाले पे था क्या, नहीं इस वाले पे नहीं था, ये रहा, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, मुझे याद आ गया, ये रहा, यहाँ पर होगा ना, यहाँ पर होगा, इसको काट कर हम यहाँ लिख देते हैं। नहीं सब कुछ तो सेम है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा बस, इफेक्ट ऑन प्रोटीन के बदले हो जाएगा इफेक्ट ऑन फैट। तो इंसुलिन क्या करता है ना, हमारे बॉडी पे लिपिड पे और कोलेस्ट्रॉल पे
कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो इंसुलिन है वो तो ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, साथ ही साथ फैट को और कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर देगा। यानी कि हमारे हार्ट पे जो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, अगर जो कोई इंसान ठीक है, हेल्थी है, उसका इंसुलिन सही काम कर रहा है, तो उसको हार्ट का डिजीज नहीं होगा, क्योंकि हमारे बॉडी पे वो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड का लेवल को कम कर देता है। अब वापस आते हैं वहीं पर। अब देखेंगे कि जो ग्लूकागॉन है ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इंसुलिन पूरा पढ़ चुके हैं, ग्लूकागॉन पढ़ रहे हैं, लास्ट पढ़ रहे हैं ग्लूकागॉन का। वो क्या करता है सर? वो तो उल्टा करता है सर, वो तो इंक्रीज कर देता है कोलेस्ट्रॉल और फैट को। सर इसका मतलब अगरचे हाइपर फंक्शन हो गया, अगरचे ग्लूकागॉन ज़्यादा काम करने लग गया बॉडी पे, तो हार्ट का डिजीज हो जाएगा, क्योंकि हार्ट के सामने क्या हो जाएगा? कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, हार्ट पे खून नहीं जाएगा। समझ गए? ठीक है। इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म क्या है? वो इंक्रीज कर देगा कोलेस्ट्रॉल लेवल और फैट लेवल को। नोट देखिए, नोट हेंस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन आर एंटीगोनिस्टिक, यानी कि एंटी मतलब एंटीगोनिस्टिक मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ठीक है। दोनों अपोजिट काम करते हैं, इसका जो काम है उसका उल्टा इसका। जैसे कि मान लीजिए इंसुलिन ये काम कर रहा है, तो ग्लूकागॉन उसको उल्टा काम करेगा, वही काम करेगा लेकिन उल्टा करेगा। क्लियर? हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी नॉर्मल ब्लड शुगर ग्लूकोज इन बैलेंस इज बैलेंस बाय द एक्शन ऑफ, इसको ना थोड़ा सा काम करते हैं, इसको डिलीट करते हैं यहाँ पर से, इससे पढ़ते हैं एक सेकेंड। अब क्या बोल रहे हैं ना, hence insulin and glucagon are antagonistic hormone in human body normal blood sugar level मतलब glucose is balanced by the action of both hypoglycemic insulin and hyperglycemic glucagon। हाइपोग्लाइसेमिक क्यों कह रहे हैं इंसुलिन को? क्योंकि वो इंसुलिन लेवल कम वो ग्लूकोज लेवल को कम करता है, इसलिए हाइपोग्लाइसेमिक। और ग्लूकागॉन को हाइपरग्लाइसेमिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ग्लूकागॉन ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब वो पता है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमारे बॉडी पे जो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कैसे होता है? इन दो हार्मोन की वजह से होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अगर इन दोनों में से एक भी कोई हटा तो फिर खराबी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर से मान लीजिए इंसुलिन बहुत ज़्यादा कम कर दिया तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, तो बढ़ाएगा कौन सा? ग्लूकागॉन। अगर से मान लीजिए ग्लूकागॉन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ग्लूकोज लेवल, तो कम भी तो करना पड़ेगा ना। कम कौन करेगा? सर इंसुलिन। ठीक है, मज़ा आया? चलिए, तो आज के इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये स्टूडियो शेडो क्या क्या है इसको हटा देते हैं, एक सेकेंड, ये डिलीट करने भूल गए यहाँ पर से। ठीक है, डन। मज़ा आया? तो आई होप आपको ये सारा लेक्चर पे मैंने जो पढ़ाया हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और शायद ही कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो मैंने सारा बहुत डिटेल पे समझाया है। इससे बेहतर शायद आपको इस यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिले अभी के टाइम पे। ठीक है, नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने देखा है, नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। भरोसा रखे, पढ़े, आराम से पढ़े, टाइम ना देखिए। लेक्चर बड़ा हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन डिटेल पे समझे, क्योंकि जो समझ कर पढ़ेगा वही फ़ायदा होगा। क्लियर? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।